हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर फिर से दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने हैं फर्स्ट ईयर के। आज हमारा टॉपिक है स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक एंड एनालिसिस। स्टोक्योमेट्रिक एनालिसिस को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ी कि इसको हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाते हैं। यह सपोज कीजिए कि कार्बन को अगर बर्न किया जाए एयर के प्रेजेंस में तो ये CO2 में चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको एक सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा कि कार्बन को अगर हम 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम्स, अगर इसको जोड़ा कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, टोटल मिलेगा आपको 44 ग्राम्स। यहाँ पे एक रेशियो है कि 12 ग्राम्स 32 ग्राम्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक रेशियो फिक्स है। अगर इसके परसेंटेज को हम कम कर दें, यहाँ पे सपोज करिए कि इसको हम 6 ग्राम्स अगर करते हैं तो हमें इसी के रेशियो में इसको भी कम करना पड़ेगा, इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 16 ग्राम हो जाएगा और जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे वो 44 ना होकर के अब 22 ग्राम्स होगा। यहाँ पे एक फिक्स रेशियो है कि 6 ग्राम, यहाँ पे 1:2:1, यहाँ पे 1 मोल कार्बन, यहाँ पे 1 मोल, फिर यहाँ पे 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम कुछ तरह से चेंज करें, इसी में चेंजिंग कुछ लाएं कि यहाँ पे हम 24 ग्राम कर देते हैं यहाँ पे और इसको 32 ग्राम्स रखते हैं ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कितने ग्राम्स का कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमने रेशियो चेंज कर दिया है, कार्बन का वेट हमने बढ़ा दिया है, 24 ग्राम किया है, ऑक्सीजन को वहीं पे रहने दिया 32 पे ही। अब फॉर्मेशन कितना होना चाहिए? अब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में अगर हमारे पास 24 है तो इसी के रेशियो में हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास में 24 ग्राम से यहाँ पे हमने कार्बन का परसेंटेज बढ़ा दिया है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या है, लीस्ट क्वांटिटी में इन कंपेयर ऑफ कार्बन। तो जो सब्सटेंस यहाँ पे जो है 32 ग्राम्स, अगर हमारा पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा कितने ग्राम्स के लिए, 12 ग्राम, 12 ग्राम्स को बर्न करने में हमारा 32 ग्राम्स ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, फिर भी हमारे पास में 12 ग्राम कार्बन बचेगा। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाते हैं उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन में हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कौन कंज्यूम होगा पहले, हमारा ऑक्सीजन जल्दी कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस जो कंज्यूम हो जाए पहले, ठीक है, जिसका परसेंटेज कम हो गिवन रेशियो से। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम बेस जो लेकर के चलेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट का बेस हमारे पास में होगा, ना कि हम एक्सेस में जो है उसको, क्योंकि हमारे पास में 32 ग्राम्स है, इसी के रेशियो में हमारे पास में कार्बन चाहिए। अगर कार्बन ज़्यादा है तो वो कार्बन रेस्ट में बचा रह जाएगा, तो हमारा जो रेशियो होगा वो 32 ग्राम्स के हिसाब से होगा। अब हमारा जो भी बनेगा वहाँ पे यहाँ पे हमारा कार्बन जो होगा यूज़ होगा 12 ग्राम, यहाँ पे 30 ग्राम ऑक्सीजन और हमारा फॉर्मेशन होगा 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड का। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे 32 ग्राम्स है तो हमारा कार्बन उतना होगा और फॉर्मेशन इतना ही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज होता है कि अगर हम इस चीज़ों को चेंज करते हैं, अगर यही चीज है कि हम पूरा क्वेश्चन ही चेंज करते हैं, हम हेबर मेथड से अमोनिया का फॉर्मेशन देखते हैं। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ट्वाइस NH3। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है।
अगर हमारा यहाँ पर अमोनिया अगर पूछा जाए कि अगर 17 ग्राम अमोनिया के फॉर्मेशन में हमें नाइट्रोजन कितने ग्राम चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें कितना चाहिए अमोनिया, 17 ग्राम चाहिए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, साथ ही साथ अगर कहीं पूछ लिया जाए कि हमें 34 यानी 2 मोल्स अगर हमें अमोनिया चाहिए, 2 मोल्स अमोनिया के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, दूसरा क्वेश्चन ये होता है। तीसरा चीज है कि हमारे पास में 11.2 लीटर एनटीपी पर हमें अमोनिया चाहिए, हमारे पास में कितना नाइट्रोजन चाहिए हमें। 3 क्वेश्चन है एटलीस्ट। पहली चीज है कि हमें 17 ग्राम अमोनिया चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो से। दूसरा चीज है कि हमें 2 मोल्स अमोनिया चाहिए। तीसरी चीज है कि 11.2 लीटर एट एनटीपी पे अमोनिया चाहिए। अब सब में हमसे पूछा जा रहा है कि हमको नाइट्रोजन कितना चाहिए इसके लिए। अब हमें कंजम्पशन देखना है तो हम पहले रिएक्शन बेस पर देखते हैं। पहले एक रिएक्शन का बेस जो हमारे पास में दिया है उसको हम देखते हैं, इसके बेस पर कितना होना चाहिए। हाइड्रोजन 1 होता है तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन हमें 28 चाहिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 6 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। 14 होता है, 14 2 28 ग्राम नाइट्रोजन। और अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 17 72 34 ग्राम। एक सिंपलेस्ट रेशियो बना कि 6 ग्राम हाइड्रोजन और 28 ग्राम नाइट्रोजन अगर आपस में कंबाइन हो गए तो 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। सही, पहली चीज हो गई। हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको 17 ग्राम चाहिए अमोनिया। अब 17 ग्राम चाहिए जो इसका हाफ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसके परसेंटेज भी हाफ हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन कितना चाहिए, इसका हाफ, क्योंकि 34 है 17 चाहिए तो हमें नाइट्रोजन भी तो कम करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा इसका हाफ, 14 ग्राम्स हो जाएगा। ओके, फिर हाइड्रोजन कितना चाहिए, ये भी चाहिए हमें 3 ग्राम चाहिए। पहली चीज आपकी क्लियर हुई कि हमें 17 ग्राम अगर अमोनिया का फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन कितने ग्राम चाहिए, 14 ग्राम। पहली चीज क्लियर हुई। अब आइए मोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, इससे 2 मोल्स अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 मोल्स, 1 मोल, 3 मोल्स, 3 मोल्स हाइड्रोजन ट्रीटेड विद नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन टू फॉर्म ट्वाइस यानी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 2 मोल अमोनिया के लिए नाइट्रोजन पूछा जा रहा है, कितने मोल चाहिए या कितने ग्राम चाहिए। तो सिंपल सा है, 28 ग्राम बोलिए या आप बोलिए 1 मोल चाहिए। दूसरी चीज क्लियर हुई। चलिए साहब, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए हम वॉल्यूम लेते हैं कि वॉल्यूम हमें कितना चाहिए। सबने पता है कि 1 मोल, पीछे हमने मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि 1 मोल सब्सटेंस एनटीपी पे कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे सिंपलेस्ट दिया हुआ है कि हमें कितना चाहिए, 12.2 लीटर एनटीपी चाहिए। चलिए, यानी अगर हमें 22.4 लीटर चाहिए होता तो हमारे पास में कितना चाहिए था, यानी 1 अमोनिया चाहिए था। ठीक है, 1 अमोनिया चाहिए था। 1 अमोनिया मीन्स हमें कितना चाहिए था, 17 ग्राम चाहिए था। सॉरी, हमें चाहिए था 34 ग्राम अमोनिया चाहिए था। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर 12.2 चाहिए तो कितना चाहिए हमें, यानी इसका मतलब हमें 17 ग्राम चाहिए। 22.4 लीटर 34 ग्राम्स के बराबर है, तो 11.2 लीटर कितने के बराबर होगा, 17 ग्राम्स के बराबर होगा। अच्छा साहब, तो 22.4 लीटर के लिए हमें कितना चाहिए, हमें नाइट्रोजन अगेन कितना चाहिए, हमें 28 ग्राम चाहिए। अच्छा, तो फिर 11.2 लीटर के लिए कितना चाहिए, जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें 14 ग्राम्स चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा ये सिंपलेस्ट रेशियो है और ये यूनिटरी मेथड से हम ट्रीट कर सकते हैं कि हमें इसमें कितना चाहिए, इतना इसका रेशियो है, इसका ये रेशियो है, इसका ये रेशियो है। तो अगर रेशियो को हम चेंज करते तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है
और भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो सब्सटेंस कंज्यूम, अगर गिवन सब्सटेंस दिए हुए हैं, कितने मोल या कितने ग्राम्स दिए हुए हैं, कितने लीटर्स दिए हुए हैं, तो जो चीज़ें पहले कंज्यूम हो जाएंगी रिएक्शन में वो लिमिटिंग रिएजेंट ट्रीट किए जाएंगे। इसके बाद में दूसरी चीज़ हम और भी लेते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हैं स्टोक्योमेट्रिक की। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास में कंसंट्रेशन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन है जो बहुत ज़्यादा, हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ले सकते हैं या स्टोक्योमेट्रिक एनालिसिस ले सकते हैं। कंसंट्रेशन के लिए जैसे कंसंट्रेशन को हम कहाँ कहाँ मेजर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को हम नॉर्मेलिटी के टर्म में ले सकते हैं, मोलैरिटी के टर्म में ले सकते हैं, मोलैलिटी के टर्म में ले सकते हैं, फॉर्मेलिटी नॉट तकल्लुफ, फॉर्मेलिटी के टर्म में ले सकते हैं। इसे हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले सकते हैं, ग्राम पर लीटर में ले सकते हैं, पार्ट पर मिलियन है में ले सकते हैं, परसेंटेज में भी ले सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि कंसंट्रेशन को कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कोई सब्सटेंस को अगर हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्युबल है, तो हम कैसे उसके कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे और इसका स्टोक्योमेट्रिक रेशियो क्या होगा, इसका एनालिसिस क्या होगा। आइए हम देखते हैं एक एक तरफ से। सबसे पहले उठाते हैं नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी जो होती है ये होती है ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में प्रेजेंट है वो नॉर्मल सॉल्यूशन है। इसको देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। इसके लिए बिल्कुल ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको हम मोस्टली ई से डिनोट करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना है, निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को। सबसे पहले कुछ सब्सटेंस लेते हैं, जैसे हमें निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा। HCl है, इसका कितना होगा। एक बेस पकड़ते हैं NaOH, इसका देखते हैं। एक साल्ट लेते हैं NaCl ले लेते हैं, और एक क्या ले लें C2H2O4 ट्वाइस H2। पहचान रहे इसे आप, ये ऑक्सैलिक एसिड है भाई, ऑक्सैलिक एसिड है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। क्रिस्टलाइन वाटर है, C2H2O4 ट्वाइस H2O, C2H2O4 ट्वाइस H2O। कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का सिंपल सा फार्मूला है कि E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई N, वेयर N is what? N is the number replaceable hydrogen रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड, या बैलेंसी हो सकती है, या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी ले लेते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी ले लिया जाता है। चेक करते हैं यहाँ पे, पहले मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन 1 1 2 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, तो हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होते हैं। अगर रिएक्शन किया जाए दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, इट मींस 2। कैलकुलेट करिए कितना आया, 98 40 49। क्लियर। HCl देखिए, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5 डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है भाई, कितना हो जाएगा, ये होगा 36.5। ओके। ये बेस है, सोडियम पता ही होगा 23, ऑक्सीजन 16 1 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई रिप्लेसेबल OH है, यहाँ पे है बेस है 1 है, हो गया 40। आइए देखते हैं NaCl का एक साल्ट है,
इसको पकड़ते हैं। सोडियम है आपके पास में 23, क्लोरीन है आपके पास में 35.5। यहाँ पे बैलेंस ही ले लेंगे, सोडियम प्लस है, क्लोरीन चाहे प्लस वाला ले लीजिए चाहे माइनस वाला लीजिए, नीचे 1 है, ले लिया गया। कितना आ जाएगा इसका 0.585, 58.5। यहाँ पे देखते हैं साल्ट है हमारे पास में, एक एसिड है ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे कार्बन 2 है, कितना हो जाएगा 24, 12 2 जा। हाइड्रोजन 2 है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है, 4 एटम है 64। यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन वाटर है, वाटर 18 होता है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं 36, 18 2 जा 36। अब यहाँ पे देखना हुआ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं। आपको दिख रहा होगा कि 2 2 4 यहाँ पे हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं और साथ में 2 ये 6, नहीं ये तो क्रिस्टलाइन वाटर। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की बात हो रही है कि रिएक्शन किया जाए अगर तो कौन कौन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 63। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान सा है, किसी भी चीज़ का आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर हम KMnO4 का लें, KMnO4 का इक्विवेलेंट निकालना हो तो इसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि KMnO4 हर मीडियम में अपना अलग अलग काम करता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 दूसरे तरीके से, बेसिक मीडियम में दूसरे तरीके से। तो एसिडिक मीडियम में यानी एसिडिक KMnO4 है तो बेसिक है तो कैसा होगा, अगर न्यूट्रल है तो कैसा होगा। इक्विवेलेंट हमेशा चेंज होगा इसका। अब ये ध्यान रखने के लिए आपको सिंपल सा अगर आप याद रखते हैं 513 आसान हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो भी KMnO4 है का मोलर मास डिवाइडेड बाई एसिडिक मीडियम में आप डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। बेसिक मीडियम में आपको KMnO4 का मोलर मास के साथ में आपको 1 करना पड़ेगा और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 3 करेंगे। जो भी आएगा ग्राम इक्विवेलेंट वो इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा। चलिए ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इसके हम कैलकुलेशन पे आते हैं। एक सिंपल सा है कि एक ग्राम इक्विवेलेंट फार्मूला है, बिल्कुल बहुत आसान सा है। अगर उसे ध्यान देंगे बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह से होता है, कहीं भी ट्रीट कर दीजिए। उसमें जो होता है W इज इक्वल टू NeV डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पर अगर वेट है वो भी ग्राम में है, एक रिलेशन है, ये नॉर्मेलिटी है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी मिलीलीटर में है, तो इसे ग्राम मिली इक्विवेलेंट फार्मूले के नाम से जाना जाता है। अब अगर हमारे पास में नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट, वॉल्यूम मालूम है तो इसका वेट हम पता कर सकते हैं। वेट पता करना है, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए आपको। सपोज करते हैं हम कि 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व इन 500 ml of water, find out normality of solution। आपको क्या क्या चीजें पता है, वेट पता है, चलिए पुट कर दीजिए सिंपली 0.63। नॉर्मेलिटी आपने पता करनी है, नॉर्मेलिटी रख दिया। इक्विवेलेंट अभी हमने कैलकुलेट किया था 63
ऑक्जेलिक एसिड के लिए। वॉल्यूम दिया हुआ आपके पास में है और ml में दिया हुआ है 500 डिवाइडेड बाई 1000 टूजा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा नॉर्मेलिटी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी 0.63 डिवाइडेड बाई 63, और ये ऊपर जाएगा और हो जाएगा 10। कितना हो जाना चाहिए हमारा 6 कैंसिल हो गया, 6.3 हो गया 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल आंसर हो गया इसका। इसी में एक चीज़ और भी है कि अगर हम दूसरी चीज़ है कि और भी चीज़ें कैलकुलेट अगर रिलेट करना चाहते हैं मोलरिटी से, जो दूसरा हमारा टॉपिक है मोलरिटी देख लेते हैं, उसके बाद में से चेंज करना बताते हैं आपको। मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, इस वजह से इसमें इक्वेशन नहीं होती। अब यहाँ पे मोलरिटी होती क्या है कि ग्राम मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मोल्स है। मोल्स क्या होता है, मोस्टली मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट डिवाइडेड मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। फाइंड आउट कर लेंगे, वेट पता हो, मोलर मास पता हो, वॉल्यूम पता हो, इजीली कैलकुलेट कर लें। हम यहाँ पे आपको रिलेट कराना था हमें कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का जो रिलेशन होता है क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना देता है, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि अगर मोलरिटी पता है तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, तो इंटरचेंज आपको आनी चाहिए कि कैसे इंटरचेंज होता है। तो सिंपल सा फार्मूला है 1 मोलर इज इक्वल टू x नॉर्मल। मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, और यहां पे एक x जो है यहां पे फिर वही है कि x जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन OH या ऑक्सचेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां पे हमें एग्जाम्पल देखते हैं तब हमें पता चलेगा कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपली हर सब्सटेंस के लिए कि ये मोनोबेसिक एसिड है कि डाई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड है, वॉट एवर क्या चीज़ें हैं, वो इसके ऊपर हर बार फार्मूला चेंज होगा। वहाँ पे एसिडिटी या बेसिसिटी के ऊपर यहाँ पे एक्स हमारा होगा। सपोज करते हैं सबसे पहले हम HCl लेते हैं। HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड, या हम HNO3 ले सकते थे। यहाँ पे 1 मोलर इज इक्वल टू x नॉर्मल। यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड है, यानी 1 मोलर यहाँ पे 1 नॉर्मल के बराबर होगा। जितनी मोलरिटी होगी उतनी ही नॉर्मलिटी होगी, जितना मोलर होगा उतना नॉर्मल होगा। HCl में कोई चेंज नहीं होगी, चाहे मोलर बोलिए चाहे नॉर्मल बोलिए, दोनों एग्जैक्ट बराबर होंगे। लेकिन यही चीज़ है सबके लिए नहीं होगी। अगर हम यहीं पे दूसरा सब्सटेंस लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे फार्मूला आपका चेंज होता है। 1 मोलर इज इक्वल टू x नॉर्मल, और यहाँ पे 1 मोलर और x की जगह पे आप रखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, आप यहाँ पे 2 रखेंगे, यानी मोलर जो होगा नॉर्मलिटी जो होगी मोलरिटी की क्या होगी, डबल होगी। अगर हम यहाँ पे 0.5 मोलर बोलते हैं तो ये 1 नॉर्मल होगा, जस्ट इसका दूना। क्लियर। अब यहीं पे अगर फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4 होता, फार्मूला चेंज हो जाता है। 1 मोलर इज इक्वल टू 3 नॉर्मल के हो जाता, 3 टाइम्स होता। नॉर्मलिटी जो होती मोलरिटी की क्या होती, 3 टाइम्स होती है। अगर ये 1 मोलर है तो ये 3 नॉर्मल होता।
तो आप नॉर्मलिटी को मोलरिटी में या मोलरिटी को नॉर्मलिटी में आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा आता है मोलेलिटी। मोलेलिटी बोलने में थोड़ा सिम्फोनिक है, आवाज में लगता है कि एक ही चीज बोली जा रही है, लेकिन ये मोलेलिटी है, वो मोलेरिटी था, उससे हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर हम स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं। और डिफरेंस देखिए बहुत ज्यादा है। वहां पे ग्राम क्या था, मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर थोड़ी सी चीज चेंज है, ग्राम मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे सोल्यूशन था, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। वहां पे सोल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट है, और वो भी कितना, 1 kg। तो मोलरिटी सिंपली यहाँ पे हो जाएगा n डिवाइडेड बाई क्या होगा, आपका सॉल्वेंट की बार होती रही है, वेट ले लेंगे, इसका चेंज कर लेंगे W/m और आपका वेट, ये हो जाएगी आपकी मोलरिटी हो जाएगी। सिंपल सा है, कोई भी फार्मूला जो है, यहाँ पे वेट ऑफ सब्सटेंस है, ये मोलर मास है, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे मोलरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी को F से डिनोट करते हैं। ये मोस्टली जो है मोलरिटी के बराबर होती है, लेकिन एक जगह पे डिफरेंस होता है। डिफरेंस कहाँ पे होता है? डिफरेंस स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में होता है। स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में डिफरेंस होता है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या होते हैं। एक में सिंपलेस्ट रेशियो होता है, एक में अदर देन नॉर्मल बैलेंस ही होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले अपने लेक्चर में। तो फॉर्मेलिटी हो गया। तो फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फार्मूला वेट। फार्मूला वेट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बिल्कुल जो है फार्मूला वेट क्या होगा, जाहिर सी बात है मोलरिटी होगी। तो यहाँ पे मोलरिटी और के बराबर ही होगी फॉर्मेलिटी, कुछ केसेस में जो है डिफरेंट होती है। इसके बाद में सबसे अहम टॉपिक एक और आ जाता है आपके पास में, मोलरिटी होगी, फॉर्मेलिटी होगी, और आपके कोर्स में एक चीज़ और है जो है मोल फ्रैक्शन, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं काई से। इसको समझने के लिए आप समझिए कि ये टोटलिटी है, एक होल सब्सटेंस है, 100% कोई चीज है, और इसमें ये मान लेते हैं कि 25% हिस्सा ये है और 75% हिस्सा ये है, दो चीजें हैं। अगर मान लें कि 25% हिस्सा सॉल्यूट का है और 75% हिस्सा सॉल्वेंट का है। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी देख लिया जाए कि अभी जैसे हो कि अल्कोहल को हम पानी में डाल रहे हैं, तो इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। अगर शुगर को हम वाटर में डाल रहे हैं तो सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। ये बात आपको समझनी होगी। अगर फिजिकल स्टेट दोनों के चेंज हो, जैसे यहाँ पे शुगर जो है आपका सॉलिड स्टेट में, या साल्ट है सॉलिड स्टेट में है, और सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में, तो दोनों के फिजिकल स्टेट क्या है, चेंज है। एक सॉलिड में है, दूसरा लिक्विड में है। तो अगर दोनों को मिलाया जाए, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा वो सॉल्यूट होगा। तो अगर शुगर है या साल्ट है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इसमें शुगर और साल्ट जो है वाटर में जाने के बाद में अपनी क्या होगा, आइडेंटिटी को लूज कर देगा, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, यहाँ पे अल्कोहल है, वाटर, ये भी लिक्विड है आपका, यहाँ पे वाटर भी लिक्विड है। अल्कोहल लिक्विड स्टेट में है, वाटर स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पे जो जिसका मेजर फ्रैक्शन होगा, जो मेजर फ्रैक्शन में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो माइनर फ्रैक्शन में होगा वो सॉल्यूट होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन के बारे में। अगर हम मान लेते हैं कि ये पूरा टोटल है, यहाँ पे 100% है, 25% सॉल्यूट है, यहाँ पे मोल लेते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल एन से, मोल ऑफ सॉल्यूट है ये, और ये मोल ऑफ सॉल्वेंट को हम ले लेते हैं कैपिटल एन से।
अगर टोटल अगर ले लें तो ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, n और n ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अगर हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो क्या होना चाहिए, n, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। दूसरी चीज होती है मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें कई चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इसको, कितना नहीं कर सकते हैं, कि होगा कि नहीं होगा। तो एक सिंपलेस्ट सा क्वेश्चंस और देखते हैं कुछ। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है बेस्ड हैं वो कैसे किए जाएंगे, कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे स्टोइकोमेट्रिक में। सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक कंटेनर है, इसमें हमने एक नॉर्मल पहले HCl ले लिया 10 ml, चलिए हो गया। उसके बाद में हमने 0.5 नॉर्मल का NaOH ले लिया, ये भी ले लिया हमने, लगभग 20 ml ले लीजिए इसको। फिर हमने यहाँ पे 2 नॉर्मल का H2SO4 ले लिया और इसका वॉल्यूम 10 ml रख लिया। कुछ और भी चीज़ें ले सकते हैं आप, ठीक है। हमने सपोज कर लिए कि हमने H3PO4 ले लिया, H3PO4 ले लिया, इसको हमने ले लिया 1/2 नॉर्मल का ले लिया, कितना ले लें, 10 ml ले लिया। कुछ और भी लेना है तो ले लेते हैं, चलिए एक चीज़ और पकड़ लेते हैं, KOH ले लेते हैं बेस, इसको भी हाफ नॉर्मल ले लीजिए, इसको 20 ml या 30 ले लीजिए, इस पर 30 ml, सबको मिक्स किया। अब रहा कि मिक्स होने के बाद में जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। हमने सबको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन हमें मिला उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत सिंपल। देखिए ध्यान से, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब देखना हमें कि एसिड कौन कौन से हैं। हमारा ये एसिड है, ये एसिड है और एक ये एसिड है। तीनों एसिड को एक साइड में रखिए, बेस को एक साइड में रखिए। तो सबसे पहले एसिड रखते हैं N1V1, इसके लिए यूज़ किया, प्लस N2V2 दूसरे एसिड के लिए। 3 एसिड है हमारे पास में, N3V3 3 एसिड के लिए हो गए। दिस पार्ट एसिड का हो गया। चलिए साहब, इक्वेट किससे करना है, दोनों को मिलाना किस में है, बेस के साथ में। तो इधर हम बेस का हिस्सा रखेंगे, ये रहा बेस का हिस्सा। इसमें बेस हमारे पास में कौन सा है, एक तो ये है और दूसरा बेस हमारे पास में ये है। 2 बेस हमारे पास में है। तो या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन चेंज करके इसी के साथ में रख लेते हैं। चलिए साइन कर देते हैं, ये पॉजिटिव के साथ में लिया है तो हम बेस को निगेटिव साइन के साथ में, या इसको निगेटिव साइड में तो उसको पॉजिटिव की साइड में ले लेते हैं। फिर से हम निगेटिव N4V4, फिर निगेटिव 2 है हमारे पास में N5V5। रिजल्टेंट दोनों को मिलाया तो हमारे पास में रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या बना, NV बना। ठीक है, रखते हैं, पोस्ट करते हैं। इसमें नॉर्मेलिटी 1 मल्टीप्लाई विद 10। फिर दूसरा एसिड हमारे पास में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 नॉर्मेलिटी है और 10 वॉल्यूम है। तीसरा एसिड हमारे पास में है फॉस्फोरिक एसिड है, नॉर्मेलिटी इसकी 0.5 है, वॉल्यूम इसका 10 है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। फिर बेस है, पहला बेस हमारे पास में ये है, इसका भी 0.5 है और वॉल्यूम इसका दिया हुआ 20 है अगेन। फिर नॉर्मेलिटी हमारे पास में दूसरे बेस की है, नॉर्मेलिटी इसकी भी 0.5 है यानी हाफ है और वॉल्यूम इसका 30 है। नॉर्मेलिटी हमें पता करना है, वॉल्यूम तो भाई वही होगा जो सारे के सारे हैं, ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। फिर से काउंट कर लीजिए, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो गया।
कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। यहाँ से आप नॉर्मेलिटी क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए। सारी चीज़ें नॉर्मेलिटी पे बेस्ड हैं, स्टोकियोमेट्रिक है। और हम तब अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।